हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल खुल्लर। मैं एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रो सर्जन हूँ नोएडा में। इस वीडियो में हम बात करेंगे IBS के बारे में, जो कि है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इस बीमारी में मरीज़ को या तो डायरिया रहता है या कॉन्स्टिपेशन रहता है या दोनों रह सकते हैं, और साथ में पेट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट या पेन रहता है। ख़ास बात यह है कि इस बीमारी में कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी नहीं होती। हम किसी मरीज़ का CT स्कैन या एक्सरे कराएंगे तो उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी नज़र नहीं आती। साथ में देयर इज़ नो बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटी। हम कोई ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर भी इस बीमारी को पता लगाने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अभी कुछ 20-30 साल से ही आई है। सबसे पहले 1849 में डॉक्टर कमिंग्स ने कहा था कि एक ही मरीज़ में कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और एक ही बीमारी के दो अलग अलग लक्षण हैं। ये कैसे हो सकते हैं मैं नहीं समझा सकता। अब ये बीमारी क्यों होती है? सो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये हो सकती है। सबसे पहला ये है कि हमारी जो आंतों की हरकत है वो कभी कभार गड़बड़ा जाती है। कभी आंतों की हरकत बढ़ जाती है तो डायरिया हो जाता है, कम हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दूसरा है कि विसरल हाइपर सेंसिटिविटी। हमारा जो पेट है, जो आंतें हैं, वो थोड़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कुछ खानों को लेकर, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है। तीसरा है कि पोस्ट इन्फेक्शियस रिएक्टिविटी, कि कभी हम किसी इन्फेक्शन से उभर के आते हैं तो उसके बाद आंतों की हरकत की कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। चौथा है कि ब्रेन गट इंटरेक्शन। हमारे दिमाग में और हमारी आंतों में बहुत ही ज़बरदस्त संतुलन है नसों का। जब कभी उस इंटरेक्शंस में, न्यूरल ट्रैक्ट में देयर इज़ सम प्रॉब्लम, तो भी ये बीमारी हो जाती है। चौथा है कि हम कुछ खानों को लेकर एक्सट्रीमली सेंसिटिव रहते हैं, उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभार देयर इज़ अ बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, किसी इन्फेक्शन के साथ ये हो सकता है। हमारे आंतों के अंदर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया तो हो ही सकते हैं, पर साथ साथ बहुत सारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं। कभी कभार इन बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, तो जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए भी ये बीमारी हो सकती है उनको भी। और लास्ट में है कि कभी कभार कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनका मैल एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये भी एक कारण बताया गया है इस बीमारी को लेकर। अब इस बीमारी के जो लक्षण हैं, सबसे कॉमन तो ये है कि ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, जैसे कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। ये डायरिया ज़्यादा हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो सकता है, किसी को दोनों भी हो सकते हैं। साथ में पेट फूला फूला रहना ये बीमारी का बहुत बड़ा लक्षण है, जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। तीसरा है पेट में दर्द या फिर डिस्कम्फर्ट हो सकता है। और सबसे कॉमन जो पेट का सिम्टम नहीं है, फैटीग रहता है इसमें बहुत कॉमनली, कि मरीज़ हमेशा थका थका फील करते हैं इस बीमारी के साथ। अब हमें फ्रेंड्स इसके अंदर हमें रेड फ्लैग सिम्टम्स, उसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो अगर हों तो ये बीमारी कभी नहीं हो सकती, और उसमें हमें तुरंत उसमें चेकअप कराने की ज़रूरत है। जैसे किसी को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, 103-104 फीवर आ रहा है, बहुत सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा है पेट में, कहीं से खून आ रहा है, खून की या तो उल्टी आ रही है या काली पॉटी आ रही है, जो कि इंडिकेट करता है कि हमारी आंतों में कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, और पेट में गांठ बनना, ये इस बीमारी के लक्षण नहीं हो सकता। जब भी ऐसे लक्षण हैं तो हमें चेकअप कराना ज़रूरी है। अब इस बीमारी के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इसकी एक सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक कोमॉर्बिडिटी है। जो मरीज़ इस बीमारी से परेशान हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कम रहती है। वो ज़्यादा डॉक्टर्स की विज़िट करते हैं, ज़्यादा दवाइयाँ खाते हैं, ज़्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं। उनकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है, और ज़्यादातर वो हॉस्पिटलाइज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बीमारी डिवाइड करी गई है 3 पार्ट में, जिसमें डायरिया ज़्यादा है या कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, या दोनों मिक्स होते रहते हैं आपस में। अब ऐसा नहीं है कि ये बीमारी किसी को 2-3 दिन से हो रही है तो हम उसको IBS कह देंगे। इसके डायग्नोसिस के लिए कम से कम आपको हर महीने 3 दिन के लिए कोई मरीज़ परेशान है पिछले 3 महीने से, और साथ में 2 या इससे ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि उसके लक्षण जो हैं, डेफिकेशन करने से, पॉटी करने से अगर इम्प्रूव होते हैं। इस बीमारी के लक्षण के साथ साथ अगर उसके स्टूल की कंसिस्टेंसी, कि जैसे कि कभी वो फॉर्म्ड आते थे अब वो लूज़ आते हैं, वो चेंज हो गई है, या उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, कि अब पहले हम 1-2 बार ही स्टूल करने जाते थे, अब 2 बार या 3 बार या 4 बार, या कभी कभी 2-2, 3-3 दिन में 1 बार भी नहीं जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण हैं तो फिर ये IBS हो सकता है। ट्रीटमेंट में सबसे ज़रूरी है कि एक क्लिनिशियन को जब भी कोई डॉक्टर के पास आता है तो एक अटेंटिव लिसनिंग होनी चाहिए। मरीज़ की हमें जो परेशानी है उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि यूजुअली ये मरीज़ जो हैं बहुत सालों से परेशान होते हैं। उनको पूरा एक्सप्लेन करना चाहिए कि कैसे कैसे ये बीमारी इवॉल्व होती है, क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। तीसरा, उनके सारे ही जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, उनको समझना चाहिए और उनके आंसर्स देने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं जो इसके अंदर हमें हेल्प करती हैं, जैसे कि एक्सक्लूजन डाइट है।
हम अपने शरीर में इतने सालों से रहते हैं तो हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सा ऐसा खाना है जिससे हम एलर्जिक हैं। अगर हम उन खानों को अवॉइड करेंगे तो भी इसके अंदर थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। कई लोगों के अंदर वीट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स हैं, कॉफ़ी, पोटैटोज, सिट्रस फ्रूट्स, इनको अवॉइड करते हैं तो भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। डायरिया जिनको ज़्यादा होता है उनको फ़ैट इंटेक थोड़ा सा कम करना चाहिए। आजकल एक कॉन्सेप्ट है FODMAP डाइट्स का, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को हमें पचाने के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो जो हाई FODMAP डाइट्स होती हैं उनको हमें अवॉइड करना चाहिए और लो FODMAP डाइट हम लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इसमें हाई फाइबर डाइट अगर हम लेंगे तो ब्लोटिंग के अंदर भी इसमें ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जिन को ब्लोटिंग है उनको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा, कोला, ये सब अवॉइड करना चाहिए। बीन्स अवॉइड करने चाहिए। और तरीके जो इस बीमारी को ठीक करने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसके अंदर हम एक्सरसाइज करें। ये देखा गया है कि साइकिल पेडलिंग कोई कर रहा है, बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज कोई करते हैं तो इस बीमारी के लक्षण काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें कुछ मरीज़ों को योगा कराया गया और साथ में उनको दवाइयाँ दी गई, तो देखा कि जो डायरिया वाला IBS है उसमें बराबर फ़र्क हुआ दोनों में। तो योगा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और इसकी थेरेपी में हिप्नोथेरेपी होती है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, ये सब यूज़ करा जा सकता है इसके अंदर। और इन दी एंड अगर मरीज़ को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो बहुत सारी दवाइयाँ भी इसके अंदर बन गई हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। उनसे भी मरीज़ को फ़र्क पड़ता है, पर बिल्कुल निजात पाने के लिए ये सारी चीज़ें भी करना ज़रूरी है। जो मरीज़ IBS डायरिया से परेशान हैं उनमें एक डॉक्टर को उनसे पूछना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट तो नहीं है कि जिसके बाद उन्हें डायरिया ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि कुछ खाना खाते ही उनको ऐसा लगता है कि मेरे को डायरिया होगा, चलने पे ऐसा होगा। कभी कभार मरीज़ों को ये रहता है कि वो जिस जगह जा रहे हैं, जिस जगह काम करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर रेस्टरूम फैसिलिटीज़ नहीं है, तो भी उनका ये ट्रिगर होता है। इसको भी सॉल्व करने के तरीके हमें ढूंढने चाहिए। कभी सोशल सेटिंग के अंदर हमें ऐसा लगता है कि डायरिया हो गया है, हो जाएगा, तो ये भी एक स्ट्रेसर रहता है, उसको भी हमें देखना चाहिए कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ज़्यादातर ज़रूरी है इन मरीज़ों में कि आप एक फूड डायरी या इवेंट डायरी मेंटेन करके रखें कि कौन से खाने से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, कौन से सोशल सिचुएशन के अंदर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। तो ये था दोस्तों IBS के बारे में। कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आपको मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी माई फ्रेंड्स।